नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के क्रम में आज का हमारा अध्याय है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में, कब? 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? दैट इज एम एन रॉय। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार जो इस समय 18 वर्ष की आयु के लोग होते हैं वो करते हैं, के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी इंटरफेयर नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो नेहरू ने मांग रखी थी, इसको ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो यह मांग थी, इसको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? एक कैबिनेट मंत्री थे। कहां पर? ब्रिटिश सरकार में। जो भारत आए थे एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिम लीग थी उसने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। दो स्वायत्त अर्थात भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया है जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, अर्थात वो एक में नहीं रहना चाहते थे। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। अब ये मिशन जो आया था, इसने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। एक ऐसी योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? यह हुआ था नवंबर 1946 में। योजना की विशेषताएं थी, क्या क्या थी? पहली, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। जो इनकी योजनाएं थी, योजना की विशेषताएं थी,
इनके अनुसार जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा की कुल 389 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई। ब्रिटिश सरकार को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। दूसरा, हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। जो उनकी जनसंख्या है समुदायों की, उसके अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे। कौन कौन से? पहला मुस्लिम, दूसरा सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर। चौथा, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवा, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। पांचवा हो गया। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। जो हमारी संविधान सभा थी, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई। जो देसी रियासतों को सीटें आवंटित की गई 93, वह भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हिंदियों को जगह मिली। प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, इसलिए सभी को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को अगर छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, लेकिन उस समय की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
यहां से प्रश्न बनता है, पहले बना है एग्जाम में, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी 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 अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए थे। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, पहला, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। चौथा, संप्रभु, स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। पांचवा, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठा, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब यहां से भी एक प्रश्न बना है एग्जाम में
कि उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा संविधान की प्रस्तावना बनी, ऐसा स्टेटमेंट दिया था एक प्रश्न में। तो यह सही है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था वह अंततोगत्वा संविधान की प्रस्तावना बनी, अर्थात उसका परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न तीन परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, अर्थात हमारी जो संविधान सभा थी कैसी थी, संप्रभु निकाय थी। इस पर किसी बाहरी देश या शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। जो भी कानून ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए हैं भारत के संबंध में उनको समाप्त करने और उनको बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जो संविधान सभा थी वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। जब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे कब? जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी और जब बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था उसको अपना लिया गया था। तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। जो सदस्य संख्या 389 तय की गई थी वह 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई 31 दिसंबर 1947 को। राज्यवार सदस्यता के अध्याय के अंत में तालिका संख्या अन्य कार्य संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान के निर्माण अर्थात संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए।
कौन कौन से कार्य किए, आइए देखते हैं। पहला, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। चौथा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। पांचवा, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख का खर्च आया और कुल बैठकें कितनी हुई थी? 11। कितने देशों का अवलोकन किया गया? 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दैट इज 24 जनवरी 1950। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। जो हमारी संविधान सभा थी उसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया जब तक आम चुनाव से नई सरकार, नई संसद नहीं बन गई। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इसके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। पहले हैं बड़ी समितियां। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। दूसरी, संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहां से प्रश्न बहुत बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। पांचवी, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। कौन कौन सी थी? का मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष JB कृपलानी। खा अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। गा उत्तरी पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, गोपीनाथ बारदोई इसके अध्यक्ष थे। छोड़े गए अथवा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति, अध्यक्ष AB ठक्कर थे इसके। प्रक्रिया नियम समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। छोटी समितियां थीं। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याग क्रेडेंशियल समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। सदन समिति, B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति इसके अध्यक्ष थे GB मावलंकर जी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी के अध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, नलिनी रंजन सरकार
जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 10वां था भाषाई प्रांत आयोग एसके डार, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति, इसकी अध्यक्ष उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसे प्रारूप समिति को। इसके 7 सदस्य जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दूसरा एन. गोपालास्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे एन. माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। सातवें थे टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। अब इसको याद कैसे करना है? अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसमें अधिकतर नाम गोपाल, कृष्ण, कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, माधव, कृष्णा, तो सारे जो नाम हैं वह कृष्ण के पर्यायवाची हैं। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। जो पहला प्रारूप तैयार किया गया, इसे 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। कितने संशोधन प्रस्ताव आए? 7,653, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिस दिन हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्होंने
संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यहां से प्रश्न बना है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। एक प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद थे। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस दिन को चुना था संविधान को लागू करने के लिए। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जैसे ही संविधान की शुरुआत हुई वैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना भी की गई। किस आधार पर, ये जानते हैं। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। कौन कौन से आधार थे? पहला, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। तीसरा, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। नवाजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपबहन समिति कहा। अगला है कांग्रेस का प्रभुत्व।
आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। पांचवा है वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। छठा था हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। आवश्यक तत्व आइए जानते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा, सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरा, एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। पांचवा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रभावमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो वनडे एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है कि मुख्य सुलेखक कौन था, प्रमुख ड्राफ्टमैन कौन था। मूल संसद का सौंदर्यकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें मंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्योतिमय सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। आठवां, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण बैद द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्योतिमय किया था। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।